हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉर फिजिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स जो हैं वो अरेंज कर लें। फिजिक्स की किसी भी पब्लिकेशन की बुक जो आपको मिलती है अपने आजू बाजू में किसी भी और स्टूडेंट के पास, जहाँ से भी अरेंज हो सके आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक को परचेज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। जब तक नहीं होती है तब तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। हम जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर चुके थे। उस फिजिक्स का लेसन भी कर चुके थे सोसाइटी के साथ, अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस के साथ, साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक मेथड भी कर चुके थे। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, एक तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर और एक लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स जो हमें बताता है वो हमें मेनली किसके बारे में बताता है? फिजिक्स जो स्टडी करता है वो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करता है। तो नेचर के अंदर या हम कहीं कहीं पे भी, आप जो इस बुक के अंदर किसी बुक के अंदर स्टडी करोगे, जितने भी चैप्टर यूनिट पर स्टडी करोगे, उनके अंदर जो आपको फोर्स जो देखने को मिलेंगे, ये आपको जो बेसिक फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्स जो हम स्टडी करेंगे, चार जो फोर्सेज है, इनसे बाहर आपको फोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो फोर्स जो आज हम स्टडी करेंगे बेसिक फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है नेचर के। इसके अलावा जो भी फोर्स बच गए वो इन्हीं से ही हम बोल सकते हैं ओरिजिनेट होते हैं, इन्हीं से ही वो रिलेटेड होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, समझ में आए ना आए, जितना आता है उतना आप समझिए, क्योंकि आगे चल के कुछ एक जो ये फोर्स जो है ये आपके +1 क्लास में, कुछ एक +2 में कंप्लीट का कंप्लीट पूरी पूरी चैप्टर यूनिट्स है। तो जितना समझ में आता है उतना समझने की कोशिश कीजिए, जितना नहीं आता है वो आगे जो है आप जब आप चैप्टर में आएंगे, कंप्लीट चैप्टर जो है इस फोर्स का ही आपके पास होगा। जैसे सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स का जो आपका 8th जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स ही है। ये जस्ट आइडिया है ताकि आप धीरे धीरे इन चीजों को समझ सके एक्चुअली फिजिक्स में हो क्या रहा है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर चार जो फोर्स है जो हम आज स्टडी करेंगे, फंडामेंटल फोर्स, इन फोर्सेस से बाहर कुछ नहीं होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट समझिए पहले इनको। ये फोर्स हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे, जैसे आप 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा मस्कुलर फोर्स के बारे में और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको फोर्स देखने को मिलता है, ग्रेविटेशन फोर्स, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, याद होगा। तो ऐसे ही हमारे पास नेचर के अंदर या हम कहें फिजिक्स के अंदर, नेचर मतलब फिजिक्स एक ही बात है, क्योंकि फिजिक्स जो स्टडी करती है वो नेचर को ही स्टडी करती है। तो नेचर के अंदर हमें चार बेसिक कहो या फंडामेंटल कहो, एक ही बात है, फोर्सेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फोर्सेज? ग्रेविटेशन फोर्सेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्सेज को हम +1 क्लास में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम +2 क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत स्टडी कर रखा हो, कोई भी आपके पास दो मैसिव बॉडी होती है, उनके बीच में जो फोर्स जो लगता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन जो वहां पर होती है, उस टाइम उनके बीच में जो फोर्स जो लग रहा होता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का। जैसे अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास होता है। अर्थ और मून में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है। हमारे और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है। एक्सप्रेशन भी आपने फाइंड आउट की होगी आई थिंक। जैसे आपके पास एक वैसी बॉडी ये है जिसका मास m1, दूसरी वैसी बॉडी है जिसका मास m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में बोल देता हूं r। तो यहाँ पर जो फोर्स जो होता है आपके पास क्या आता है? F = G m1 m2 अपॉन r²। यही होता है। G इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपने पढ़ा होगा। G gravitation constant, m1 m2 is the mass of the first body and second body, r is the distance of separation between them। तो ये जो फोर्स होता है हमारे पास होता है ग्रेविटेशन फोर्स। किसी भी दो मैसिव बॉडी के बीच में, स्मॉलर भी हो सकती है, लाइट वेट भी हो सकती है, तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में, मैसिव बॉडी के बीच में जो फोर्स जो लगता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का। और वो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? F = G m1 m2 अपॉन r², where m1 m2 are the mass of the bodies and r is the distance of separation between them। अब इससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टी, ये जो फोर्स जो होता है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होता है। किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है।
हम अर्थ की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, मून अर्थ की साइड अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ सन की साइड अट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो फोर्स जो होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। कभी भी दो में से बेड़ी आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करती है, हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो वो जो फोर्स होता है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो फोर्स जो आपको देखने को मिलता है यूनिवर्स के अंदर या नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। जो हम बेसिक जो फोर्स स्टडी करते हैं, फंडामेंटल जो फोर्स स्टडी करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन सब में जो वीकेस्ट जो फोर्स है वो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है। सबसे कमजोर जो फोर्स है, सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है वो हमारे पास है ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो फोर्स जो है नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या मतलब है, यहाँ से आप देख रहे हो F को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो F को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 के, जैसे आप लिखते आ रहे हो 9th क्लास में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के। ये लॉ होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जितना आप उससे दूर जाते जाओगे, जितना आप उससे दूर जाते जाओगे उसके स्क्वायर का 1 रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उतने टाइम वो फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। जितना आप उससे दूर जाते जाओगे उतनी डिस्टेंस का स्क्वायर का उतने टाइम जो है 1/r² टाइम जो फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी जितना आप उससे दूर जाते जाते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये जो फोर्स जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर भी अप्लाई है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे भी अप्लाई है। मतलब ये कम दूरी के ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में भी लगता है, लार्ज डिस्टेंस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर भी लगता है। जैसे ये आपके पास दो मार्कर है, दो ऑब्जेक्ट्स है, ये नजदीक है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। एक सन है और एक अर्थ है, एक दूसरे से काफी बिलियन मीटर बिलियन किलोमीटर दूर है, लाइट ईयर दूर है, उनके बीच में भी ये फोर्स लग रहा है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भी ये फोर्स अप्लीकेबल है और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए भी ये फोर्स अप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो है ये फोर्स जो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की साइड होती है। ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे वेक्टर के अंदर और आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तब जाकर के समझ में आएगी। अभी सिर्फ आप याद रखिए जितना आपको याद रहता है। ये जो फोर्स जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये आप दो टाइप से बोल सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसे ही किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जिस टाइम पे वो रेस्ट पे रहते हैं उस टाइम पे जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या सिंपल आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं। जिस टाइम पे वो मोशन में चला जाता है उस टाइम पे उसके सराउंडिंग में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, उस टाइम पे हमें मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलता है। आई थिंक आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा चार्ज के बारे में, चार्ज पार्टिकल के बारे में। जब वो मोशन में आता है तो उसकी वजह से आपको करंट देखने को मिलता है। तो जैसे किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमें देखने को मिलता है, ऐसे ही किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक के ऊपर चार्ज जो है वो Q1 कूलम है, दूसरे पे चार्ज जो है वो Q2 कूलम है। एक पे चार्ज Q1 कूलम है, दूसरे पे चार्ज Q2 कूलम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो R है। तो इनके बीच में जो फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। सेम वैसे ही जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बस वहां पर मास ऑफ द बॉडीज आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये जो हम पढ़ेंगे सारा +2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में अच्छे से। अभी आप सिर्फ याद रखिए जितना आपको याद रहता है उतना, जस्ट आइडिया होना चाहिए आपको इन फोर्सेज के बारे में कि ये नेचर में ये फोर्सेज काम करते हैं, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में मुझे पता है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको कि एकदम से ये क्या चीजें लिख दिया ε0 ये क्या है, दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अभी आप जितना इनको याद रख सकते हो उतना याद रखिए, ज्यादा नहीं होता है तो मत कीजिए, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आगे अच्छे से सब कुछ आएगा पूरा पूरा चैप्टर, तब एक एक जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंट्रल फोर्स, ये कंप्लीट आपको आर्टिकल मिलेगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होंगे, तब जाकर के अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब आगे देखिए इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो हमारे पास, जिस टाइम पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिस टाइम पे चार्ज पार्टिकल मोशन में चला जाता है तब उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। आपने 10th क्लास में स्टडी भी किया होगा, तब हमें मैग्नेटिक फोर्स भी देखने को मिलता है।
ये जो फोर्स जो होता है वो नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जो सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में, अगर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, या इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब अनलाइक चार्ज पार्टिकल है, उस टाइम पे जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। जैसे यहां से आपको दिखाई दे रहा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। जैसे कैपिटल G वहां पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, वैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। ये सब कुछ आप +2 क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां से ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे से काफी दूर, एक दूसरे से दूर जाते जाते उस टाइम पे उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी कम होता चला जाता है। कैसे? R स्क्वायर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो है ये भी सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने, सेंटर की साइड, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ मास की साइड हमारे पास होती है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये होते क्या है, ये जो हमारे पास 3-4 चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसके अंदर पता लग जाएगा सब कुछ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, अगर ये आपके पास किन्हीं दो मैसिव बॉडी के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो वही ये वाला जो फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक उतनी डिस्टेंस पे अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 न्यूटन का फोर्स वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशन फोर्स से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ये है। 10⁻36 का मतलब 1000 ऐसे करते करते आपके पास कितना हो जाएगा, 10⁻36। आई थिंक आइडिया हो गया होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। नेक्स्ट फोर्स देखिए डियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है यहाँ पर हम जो न्यूक्लियस की जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स के न्यूक्लियस की बात करें, बायोलॉजी वाले न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपने न्यूक्लियस के अंदर 9th-10th में स्टडी किया होगा केमिस्ट्री के अंदर, एटम के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम का जो साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर का, न्यूक्लियस का जो साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर का। ये थिंक आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये जैसे न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बाहर जो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर, एटम का जो साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रह रहे हैं? 10⁻15 मीटर के अंदर इतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे रह रहे हैं? किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो ये इतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर कैसे रह रहे हैं? ये जो है हमारे पास कैसे रह रहे हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स जो लगता है न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स जो है वो नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। ओके, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और न्यूट्रॉन के बीच में भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स जो लगता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स का। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के साथ एक दूसरे से क्लोजली बाउंड होते हैं। नेक्स्ट, ये जो फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, शॉर्टेस्ट रेंज का फोर्स है। शॉर्टेस्ट रेंज जैसे हम बता रहे हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियस का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर, इसी रेंज के ऑर्डर के अंदर ये फोर्स लगता है, इससे बाहर नहीं लगता है। शॉर्टेस्ट रेंज है इस फोर्स की। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है। ये जो फोर्स है ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स जो लगता है वो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जो फोर्स है वो नॉन सेंट्रल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
वो दोनों सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये फोर्स, अब जरा इसको समझिए, ये जो फोर्स जो है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है, किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻38 टाइम्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में, इसलिए इसको नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। ओके, नेक्स्ट जो फोर्स आता है वो हमारे पास आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस के अंदर जब हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है, जैसे हम न्यूक्लियस को, या शायद आपने न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस स्टडी की होगी, जिस टाइम पे फ्यूजन प्रोसेस होती है उस टाइम पे न्यूक्लियस जो है वो दो या दो से ज्यादा स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो उस टाइम पे वहां पर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। तो इस टाइप के जो हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, वो रिलीज होते हैं और खत्म हो जाते हैं। उनके बीच में, उनकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जैसे अब तक आपने जो पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर की जो सबसे छोटे जो पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटे ही पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, इनके बीच में जो फोर्स जो लगता है वो हमारे पास होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहने में वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, लेकिन इससे वीक होता है। सॉरी, इससे ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है और इनसे वीक होता है। अप्रोक्सीमेटली 10⁻26 टाइम या 27 टाइम जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स यहाँ पर हमारे पास होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो नाम वीक जो दिया है वो इसके कंपैरिजन में दिया है। जैसे आपके पास न्यूक्लियर फोर्स दो हो गए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बीच में जो लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इससे वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके बारे में अभी इतना कुछ पता नहीं चला है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, और इतना इसके बारे में नहीं पता चला है। ओके स्टूडेंट्स, ये कीजिए आप इसको। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि बुक जो है अरेंज करने की कोशिश कीजिए किसी पब्लिकेशन की, जिसको आपको मिल जाए। तब तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप राइट डाउन करके समझ सकते हैं इसको।